नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो लगभग वही काम अब शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में करने जा रहे हैं, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में और अब तो दुनिया में भी जाने जाने लगे हैं। और ये काम क्या है? बुलडोजर निकलेगा, जो कानून अपने हाथ में लेंगे, जो तोड़फोड़ करेंगे, आगजनी करेंगे, संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, कानून हाथ में लेंगे या जो भ्रष्टाचारी होंगे, उनकी संपत्तियां ही जब्त नहीं की जाएंगी, बल्कि बुलडोजर चलेगा। और ये फैसला शुभेंदु अधिकारी सरकार ने क्यों लिया है, जानेंगे इसी सत्र में। कानून लाने की तैयारी हो रही है, गृह विभाग इसको पेश करेगा और इसकी जानकारी आज खुद शुभेंदु अधिकारी ने दे दी है। एक और बड़ा मन भावन दृश्य देखने को मिला। सदन में जब गवर्नर पहुंचे तो न केवल मुख्यमंत्री ने उनकी अगवानी की, बल्कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं ऋतव्रत बनर्जी, उन्होंने भी गुलदस्ता देकर के राज्यपाल की अगवानी की और दोनों साथ साथ खड़े थे। लोकतंत्र की जो एक्चुअल में मूल भावना है वो तो यही है। सदन की कार्रवाई शुरू होगी, आप सरकार की आलोचना समालोचना करिए, उस पर हमला करिए, लेकिन जब संवैधानिक पदों पर विराजमान लोगों के सम्मान की बात होती है तो फिर नाटक नौटंकी को परे रख देना चाहिए, खूंटी पर टांग देना चाहिए। और वो शुरुआत होते हुए हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं। विषय और भी हैं। अभिषेक बनर्जी मिले हैं स्पीकर से। उन्होंने क्या मांग की है? करीब 20 केस एक फाइल बना करके उन्होंने स्पीकर को सौंपे हैं। ये दलील देने की कोशिश की है कि जो दल बदल करके सांसद दूसरी पार्टी में शामिल हो गए हैं, उनकी तो सदस्यता समाप्त स्वतः ही हो जानी चाहिए। इसमें कितना दम है, जरा ये भी इसकी भी पड़ताल करेंगे। ममता बनर्जी की पार्टी के 3 खातों को फ्रीज कर दिया गया है। तो मसला क्या है, क्यों किया गया है? और सीमा के उस पार ढाका में हिंदुओं ने मशाल लेकर के प्रदर्शन क्यों किया है, जरा ये भी जानेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से पंकज विश्वास। तो पंकज जी को जोड़ लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंकज जी, सबसे पहले तो जरा ये बताइए कि शुभेंदु सरकार कौन सा बिल लाने की तैयारी कर रही है और इसकी जरूरत क्यों महसूस की जा रही है? सर, आज 20 जून है और आज पश्चिम बंगाल में जो है पश्चिम बंगाल दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये एक आज पश्चिम बंगाल दिवस बना था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक बड़ा रोल था इसमें, तो उसको यहाँ पश्चिम बंगाल में सेलिब्रेट किया जा रहा है। और शुभेंदु अधिकारी जी ने एक कार्यक्रम में आज ये घोषणा की है कि अब आने वाले दिनों में जो कोई अगर रैली निकले या कोई पॉलिटिकल पार्टी या नॉन पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी गुट अगर किसी भी तरीके का अगर तोड़फोड़ करता है, संपत्ति खास करके सरकारी संपत्ति को अगर तोड़फोड़ किया जाता है, तो जो गुट, जो संप्रदाय या जो लोग वो तोड़फोड़ करेंगे, पहला तो उनकी संपत्ति की कुर्की जब्ती हो सकती है और दूसरा उनसे ही वो पूरा जो फिर वो जब नया जो जो टूट फूट जाएगा, जो सामान, गाड़ी हो सकता है या कोई बिल्डिंग हो सकता है, कोई भी चीज जिसकी टूट फूट हो, उसको ठीक करने में जो पैसा लगेगा, वो जो तोड़ फोड़ कर रहा है जो व्यक्ति या जो संप्रदाय या जो गुट है, उनसे ही वो पैसा वसूला जाएगा। और अगर ज्यादा हानि होती है तो फिर बुलडोजर भी चलेगा। जो लोग इसकी अगुवाई करेंगे, जो इसको लीड करेंगे, उसको तोड़ फोड़ को या उस गलत काम को, तो उनका संपत्ति भी तोड़ा जाएगा। एक नया बिल लाया जा रहा है पश्चिम बंगाल विधानसभा में
और ये नई सरकार का जो ये पहला सत्र शुरू हुआ है 3 दिन पहले से, इसी सत्र में वो बिल लाया जाएगा और उसको कानून का एक शक्ल दिया जाएगा। आज शुभेंदु अधिकारी जी ने इसकी घोषणा की है। फिर इससे पहले हम लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी को इस तरीके का बिल या कानून लाते हुए हमने उत्तर प्रदेश में देखा था, और ममता बनर्जी ने भी बीते दिनों 2-3 साल पहले इस तरीके का एक कानून लाने की बात की थी, लेकिन उन्होंने लाया नहीं था, क्योंकि लाते तो फिर अपने ही लोगों को फिर पकड़ना पड़ता। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जी ने आज स्पष्ट तौर से कह दिया है, 2-3 दिन पहले भी उन्होंने एक आभास दिया था, लेकिन आज उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि इस तरीके का कानून लाएंगे और विधानसभा के इसी सत्र में लाएंगे, उसको कानून के रूप में इसी सत्र में ही पारित कर दिया जाएगा। सर आवाज नहीं आ रही। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है पंकज जी। इसका इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है और इसे लाने की आखिर जरूरत क्यों महसूस हुई? खास तौर से सर पश्चिम बंगाल में तो कुछ हम ज्यादा ही देखते हैं कि कहीं भी उत्पात शुरू हो जाता है। सर इस कानून को लाने की इसीलिए जरूरत है कि यहाँ बहुत सारे रेडिकल ग्रुप है जो रामनवमी से लेकर मुहर्रम तक किसी भी जो रिलीजियस प्रोसेशन है या रिलीजियस अनुष्ठान है, उस समय यहाँ इस तरीके का वो जो बदमाशी करने की कोशिश करते हैं। हालांकि मुहर्रम पहली बार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राज के बाद 2011 के बाद बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मना है। ना लोगों ने इस बार उस तरीके से तलवारें निकाली है, बहुत अच्छी तरीके से ताजिया निकला, उन्होंने शोक मनाया, उनका जो कार्यक्रम था उन लोगों ने किया, लेकिन कोई ना मुसलमान हिंदू का इस बार पहली बार दंगा नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ पूरे पश्चिम बंगाल में। लेकिन आज नहीं हुआ इसका मतलब ये तो नहीं कि आने वाले दिनों में कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हमने रामनवमी में सबसे ज्यादा, रामनवमी और दुर्गा पूजा के विसर्जन में और दुर्गा पूजा से पहले पहले हर जगह हम देखते हैं कि मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, मस्जिदों से ऐलान किया जाता है, फिर बहुत अलग अलग जगहों पे हंगामा होता है। इस कानून को लाने के लिए पश्चिम बंगाल में इसकी बहुत जरूरत है, इस तरीके का कानून का, क्योंकि आप मालदा मुर्शिदाबाद में देख लीजिए, पिछले 15 साल में कई 100 दंगे हुए हैं। सरकारी संपत्तियों को जलाकर फूंक दिया गया, थाना जला दिया गया है, सरकारी भवन जलाया गया है, हिंदुओं की संपत्ति को ध्वंस किया गया है, गाड़ियां फूकी गई हैं, घर को तोड़ा गया है, भेड़ बकरी चुरा ली। मतलब जिस जिस तरीके का नुकसान कर सकते थे, हर तरीके का नुकसान सरकारी और बेसरकारी हर संपत्ति के साथ किया गया है, हिंदुओं को टारगेट किया गया है। सिर्फ हिंदू ही नहीं, जो मुसलमान तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते थे उनके साथ भी हाथापाई हुई है, उनको भी मारा पीटा गया है। तमन्ना खातून का उदाहरण सबसे बड़ा यहाँ चर्चित उदाहरण है कि वो मुसलमान बच्ची थी, 7 साल की बच्ची थी, उसको राजनीति का कुछ समझ नहीं था, फिर भी उसके घर की तरफ बम फेंका गया और तमन्ना को मार दिया गया। तो हिंदू हो या मुसलमान, पश्चिम बंगाल में ममता में राज में कोई सुरक्षित नहीं था। और अभी भी वो जो गुंडा तत्व थे वो पूरी तरीके से दूध के धुले हुए हो गए हैं, ऐसा मैं भी नहीं मानता, शुभेंदु अधिकारी जी भी नहीं मानते होंगे, इसीलिए इस तरीके का वो कानून ला रहे हैं। सर बीते कल की बात है, अभिषेक बनर्जी वापस आ रहे थे, अभिषेक बनर्जी को देखने के लिए 3-4 लोग वहां पे खड़े थे, कुछ तो हालांकि उनके ऊपर काफी गुस्सा है, कुछ स्लोगन शाउटिंग भी हुआ होगा, उनके साथ जबरदस्त एकदम कोलकाता एयरपोर्ट में जो बहुत हाई लेवल सिक्योर्ड जोन है, वहां भी हाथापाई हुई है, 2 गुटों के भीतर में उसको मारा पीटा गया है। फिर एक एक्स टीएमसी का काउंसिलर उसमें गिरफ्तार भी हुआ है। हालांकि अभिषेक बनर्जी के जिस व्यक्ति ने इस पूरे घटनाक्रम को लीड किया था वो अभी भी बाहर है, उसका नाम भी एफआईआर में अभी तक तो जब तक जहां तक मुझे जानकारी है इंक्लूडेड नहीं हुआ है। तो इस तरीके से अभी भी जब टीएमसी की सत्ता चली गई है उसके बाद भी टीएमसी के लोग बहुत जगह पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो इसीलिए इस तरीके के कानून को लाना बहुत जरूरत है, क्योंकि पुराना जो कानून है ब्रिटिश जमाने का या ममता बनर्जी के भी जमाने का, ममता बनर्जी ने कुछ खास ज्यादा कानून में चेंज नहीं किया था। तो ये वही जब भारत आजाद हुआ था उसी समय का कानून है। तो उस कानून को अभी बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना कानून का जो डर, कानून का मैं मानता हूं कि कानून का डर जनता में होना चाहिए, वरना जनता किसी भी ग्रुप की हो कानून को अपने हाथ में ले सकती है। तो कानून का डर बनाए रखने के लिए या कोई भी गुंडा तत्व है, असामाजिक तत्व है, उस पर नकेल कसने के लिए आज पश्चिम बंगाल में कम से कम इस तरह का कानून लाना बहुत जरूरत है, ऐसा मैं मानता हूं। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी जी इस कानून को ला रहे हैं। उनको भी समझ में आ रहा है कि सरकार में आगे हैं, लेकिन सरकार को बचाए रखने के लिए, समाज में शांति बचाए रखने के लिए इस तरीके का कानून की बहुत जरूरत है। पंकज जी, सोनारपुर की घटना सबको याद है।
जब अपने एक कार्यकर्ता के घर गए थे ये और अंडों से, टमाटर से इनका स्वागत किया गया था, इन पर प्रहार किए गए थे, जिसके बाद वो नाटक नौटंकी हुई थी आकर के अस्पताल में भर्ती होने की कोशिश करने की, जो सफल नहीं हो पाई। सीआईडी जाँच से बचने के लिए उपाय कर रहे थे। और अब आप बता रहे हैं कि कोलकाता एयरपोर्ट पर भी धक्का-मुक्की हुई है, मारपीट करने की कोशिश हुई है। तो ऐसे माहौल में जबकि हर तरफ लगभग पूरे पश्चिम बंगाल में ही इनके कारपोरेटर हों, इनके पदाधिकारी हुँ। हों, उनके ऊपर अंडों की बारिश हो रही है। जहाँ-जहाँ उनकी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, वहाँ भी वो जनता के गुस्से का सामना करने के लिए अभिशप्त हैं। वो सीन हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर लगातार। तो ऐसे में ममता बनर्जी सड़कों पर उतरती हैं, ये दुस्साहस क्यों और ये ज़रूरत क्या है? क्या अभी भी ममता बनर्जी ने कमबैक की उम्मीद नहीं छोड़ी है, इतना गुस्सा देखने के बावजूद? खैर कोई भी नेता कभी कभी भी इस तरीके का दांव तो वो चलना उनको तो ये उनकी मजबूरी है। सत्ता चली गई है, पार्टी हाथ से निकलने को है। पहले पार्टी के 2 फाड़ होने की बात बोली जा रही थी, अब तो पार्टी बहुत ज़्यादा पार्टी में मतलब 2 फाड़, 3 फाड़ कितना फाड़ हुआ पता भी नहीं चल रहा है। एक दिल्ली का धड़ा है, एक पश्चिम पश्चिम बंगाल में 2 धड़े हैं, एक विधानसभा वाला ऋतुव्रत बनर्जी का एक गुट है, एक ममता बनर्जी का अपना कालीघाट का ग्रुप है। तो तृणमूल कांग्रेस जो अभी ट्रायंगल बन चुका है, 3 सिरों से बँट गया है। तो अब और सबसे बड़ी बात है कि सर आपने जिससे इस वीडियो की शुरुआत भी की थी कि ममता बनर्जी का जो फंड है, तृणमूल कांग्रेस का फंड, उसपे भी अब प्रोसीजर शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि सर तृणमूल के जयनगर के विधायक, तृणमूल के कांग्रेस के विधायक ने ही बीते कल जो है सॉल्ट लेक में यानी विधाननगर में साइबर क्राइम थाने में जाकर में एफआईआर उसने कंप्लेन किया था, वो उस पे एफआईआर हुआ है। और पुलिस ने भी क्या किया है कि अभी तक जब तक ये नहीं होता है, जब तक ये पूरी कार्रवाई खत्म नहीं होती है, तब तक तीनों ब्रांच के मैनेजर को वो अकाउंट फ्रीज रखने को कहा है, उसमें कोई लेन-देन ना हो, ना पैसा आए, ना पैसा जाए। तो ममता बनर्जी डेस्परेट हो चुकी है। उनके पास अब राजनीति करने के सिवा, मैदान में उतरने के सिवा और कोई चारा भी नहीं बचा है। अंडे पड़े, लात जूते पड़े, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर वो मैदान में नहीं उतरती हैं, तो उनका जो विजिबिलिटी है, नेताओं के लिए विजिबिलिटी या सड़क पे दिखना या मीडिया में बने रहना, ये उनके लिए एक बड़ा पावर है। अब वो सड़क पे भी नहीं उतरेंगी, तो लोग मान लेंगे कि ममता बनर्जी ने पूरी तरीके से हार मान लिया है। और ममता बनर्जी का इमेज ही पुराना इमेज था कि वो एक जुझारू लीडर थी। हालाँकि अब उनका जुझारूपन बचा नहीं है, पूरा दिखावा और नौटंकी है। मात्र 100-200 लोगों को लेकर यहाँ टीएमसी के कॉर्पोरेटर कभी अगर रैली निकालते थे तो उससे ज्यादा लोग होते थे। 2000-3000 लोगों का यहाँ कॉर्पोरेटर ही रैली निकालते थे। तो ममता बनर्जी 100-200 लोगों की रैली निकाल रही है, ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको राजनीति में रेलेवेंट होके रहना पड़ेगा। ऐसे ही उनके पास कुछ नहीं बचा है, सिर्फ नाम मात्र पार्टी के सुप्रीमो का पद बचा है, लेकिन वो पार्टी की सुप्रीमो भी कब तक रहेंगी, इसको लेकर भी कन्फ्यूजन है। आज अगर विधानसभा का गुट या संसद का गुट या कोई भी दोनों गुट आपस में मिल जाए और कहे कि ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस से उनको एक्सपेल किया जा रहा है, हम किसी और को चेयरमैन या कुछ जो भी हो सुप्रीम पदाधिकारी बना रहे हैं, सुप्रीमो बना रहे किसी और, तो ममता बनर्जी का वो भी चला जाएगा। लेकिन हालांकि इन्होंने ममता बनर्जी को ही इतने दिन लीडर मान के राजनीति किए थे, इसीलिए इतनी जल्दी उनको हो सकता है कि पार्टी से निकालना ना चाहे, लेकिन वो चाहे तो ये भी कर सकते हैं। उसके बाद कोर्ट में जाएगा, लंबा फंसेगा, क्या होगा वो तो कोर्ट का विषय है। लेकिन ये ममता बनर्जी की मजबूरी है कि उनको राजनीति में अगर जिंदा रहना है तो अंडा पड़े, टमाटर पड़े, कुछ भी पड़े, जितनी भी आपदाएं आए उनको तो फिर मैदान में उतरना ही होगा। लेकिन अभी उनके पास इशू की भी कमी है। पिछली बार की अगर इशू को आप देखें तो वो हॉकर के इशू को लेके वो मैदान में उतरी थी, लेकिन जिन लोगों का तोड़फोड़ किया जा रहा है रेलवे की जमीन पे, वो तो हॉकर है नहीं, वो दे आर बिजनेसमैन ओनली। उन्होंने रेलवे की जमीन हथिया के रखा है, सिर्फ ये बिजनेस के लिए ही नहीं। रेलवे की अगर पश्चिम बंगाल में सर आप आए होंगे तो देखिए, आप देखिएगा या कोई भी पश्चिम बंगाल में आएगा तो देखेगा, कलकत्ता के आसपास में जिलों में भी रेलवे लाइन के दोनों बगल में ट्रैक के ऊपर में वहां पे बस्तियां बनी हुई हैं, किलोमीटर की किलोमीटर बस्तियां बनी हुई है, और उनका अलग अलग जगहों पर फ्लैट भी है। ऐसा नहीं कि वो बहुत गरीब आदमी है, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, फिर भी उस जगह को उन्होंने दखल करके रखा है, लोग भाड़े पे चलाते हैं
उन झुग्गी बस्तियों को। तो सरकार आज कार्रवाई कर रही है, रेलवे कार्रवाई कर रही है, रेलवे अपनी जमीन को वो वापस ले रही है, तो इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर भी ममता बनर्जी उतरी है, उनकी मजबूरी है, क्योंकि और कोई उनको इश्यू नहीं मिल रहा है। पंकज जी, कल अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओब्रायन, इसके अलावा कल्याण बनर्जी और महबूबा मोइत्रा के साथ स्पीकर से मिले थे। वहां उनको एक फाइल थमाई है, कम से कम 20 केसों का उन्होंने उल्लेख किया है उस फाइल में। कौन से ऐसे 20 केस हैं जिनमें जैसा वो कार्रवाई चाहते हैं, इनके मन मुताबिक स्पीकर फैसला दे देंगे? क्योंकि आपके 29 चुन करके आए थे, एक अभी वैकेंट है डेथ की वजह से, तो 28 में से अगर 20 या 22 एमपी टूट गए हैं, उन्होंने अलग गुट बना लिया है और किसी क्षेत्रीय पार्टी में अपना विलय करने की घोषणा की है। विलय अभी हुआ भी नहीं है, विधिवत नहीं हुआ है, केवल घोषणा हुई है। तो ऐसे में आप ये कहें कि उनका विलय हो गया है, उनकी तो सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए या इन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, उनमें से किसी को आप संसदीय दल का नेता नहीं बना सकते, सचेतक नहीं बना सकते और उपनेता भी नहीं बना सकते। इनकी बातों में कितना दम है? सर, इतिहास में जिन लोगों ने पार्टियां बदली थी और उनकी सदस्यता चली गई थी, उसका उदाहरण अगर पेश करें तो उसके साथ इस केस का, या जो महाराष्ट्र में हो रहा है या हुआ था इससे पहले भी एकनाथ शिंदे जी के अगुवाई में, उससे और इन दोनों केसेस में फर्क है। फर्क इसलिए है कि पार्टी के ज्यादातर लोग ममता बनर्जी का नेतृत्व नहीं मान रहे हैं, और एंटी डिफेक्टरी जो कानून भी है, दल बदलू विरोधी कानून जो है, उसमें भी साफ कहा गया है कि 2/3 से ऊपर होने पर उनपे ये लागू नहीं होगा। तो उनपे तो लागू नहीं होना चाहिए। वो विधानसभा में क्यों नहीं आ रहे हैं? वो लोकसभा में जो जा रहे हैं, हालांकि वो लोकसभा के सदस्य हैं इसलिए लोकसभा में जाने, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन टीएमसी का कोई बंदा विधानसभा में क्यों आके ये बात नहीं बोल पा रहा है? कुणाल को ही भेज के कम से कम बुलवा लीजिए, क्योंकि यहाँ तो मैक्सिमम लोगों ने पार्टी छोड़ दी। तो कहाँ कहाँ लड़ेंगे जब पार्टी, उनका नेतृत्व और सारा जो गुस्सा है वो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ही है। अभिषेक बनर्जी एक लोकल पार्टी का नेता, अदना सा सांसद, वो सोचिए सर, बिना चार्टर्ड फ्लाइट के चलता ही नहीं है। बिना चार्टर्ड फ्लाइट के तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी भी कभी न कभी जरूर चलते होंगे, अमित शाह भी चलते होंगे। अगर बिजनेसमैन की बात करें तो अदानी अंबानी भी कभी कभी बिजनेस क्लास में चढ़ लेते हैं, अपना चार्टर्ड फ्लाइट यूज नहीं करते हैं। लेकिन ये आदमी बिना चार्टर्ड फ्लाइट के चलता ही नहीं है, जिसका कीमत है 5 लाख प्रति घंटे, और उसमें एयरपोर्ट का टैक्स अलग है, रनवे पे चलाने का खर्चा अलग है, टैक्सी वे में उसको पार्क करने का खर्चा अलग है। सारे खर्चे को मिला लें तो एक दिन में कम से कम 40 से 50 लाख का खर्चा आता है। एंड दिस पर्सन यूजेस एवरी डे हिज चार्टर्ड फ्लाइट। तो ये जो है, इतना पैसा इसने लूटा है, और सिर्फ लूटा ही है, जनता का कुछ उपकार नहीं किया है। सिर्फ एक सेवाश्रय कैंप चलाता था, वहां भी जो घोटाला हुआ है सब सामने आ रहा है, जमीन का भी घोटाला, सारा कुछ सामने आ रहा है। कोई भी इसका नेतृत्व मानने को आज राजी नहीं है, फिर भी ये खुद को लीडर बताते हुए वहां जा रहा है। तो इससे फायदा क्या होगा? किसी और को भेजा जाता तो फायदा हो भी सकता था। ना ममता बनर्जी को कोई राजनीतिक फायदा होगा, ना अभिषेक बनर्जी या टीएमसी के किसी भी अब कालीघाट के धड़े के लोगों को इससे कुछ फायदा होने वाला। टीएमसी टूट चुकी है। अगर मनाने को था तो अपने लोगों के पास जाते। जिन लोगों ने पार्टियां छोड़ी है, अभी भी मैं उनका टीएमसी के लोग ही मानूंगा, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी टीएमसी के साथ ही जुड़ी हुई है। एकदम टीएमसी की शुरुआती दिनों से, अगर सुदीप बनर्जी को, हम सायोनी वाहिनी की बात नहीं करें, जो सीनियर लीडरशिप है, कल्याण बनर्जी हो गए, सुदीप बनर्जी हो गए। सुदीप बनर्जी काकोली घोष दस्तीदार, इनके पति सुदर्शन घोष दस्तीदार। ममता बनर्जी ने गांधी मूर्ति के नीचे जब शपथ ली थी 1998 में, 1 जनवरी को, गांधी मूर्ति के नीचे इन द मिडनाइट 12 बजे के आसपास, कि हम लोग एक नई पार्टी बनाएंगे, कांग्रेस से हो नहीं पाएगा, सीपीएम को हटाना है, तब ये लोग शामिल थे। ये वो लोग हैं जो टीएमसी के साथ अपनी छवि को जोड़ चुके हैं। अलग पार्टी बना लेने के से भी इनको अलग पार्टी कम से कम जनता तो नहीं मानेगी, तो अपने लोगों से बात कर सकते थे। उनसे बात न करते हुए ओम बिरला के पास जा रहे, क्या फायदा होगा? फायदा तो कुछ नहीं होना है, बस मीडिया में 2 खबरें छपेंगी, इससे ज्यादा फायदा तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और कई महत्वपूर्ण विषयों पर आपने चर्चा की। उम्मीद है दर्शकों को ये चर्चा अच्छी लगी होगी।
अगर अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर कर लें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। पंकज जी के चैनल का नाम है पॉलिटिकल डेली, तो उनको भी सहयोग करें और सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू नमस्कार। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।